नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के भक्तों को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइनों के अनुपालन में अब अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर के महाराज श्री 108 गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज के आदेशानुसार और मंदिर के गोस्वामी श्री 108 का कांकरौली युवराज डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के निर्देशानुसार भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है वह स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 अप्रैल को लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से वर्तमान में मथुरा जनपद में आ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से ठाकुर द्वारकाधीश के दर्शन 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर 25 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में 18 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है उस पर विचार विमर्श करते हुए मंदिर के गोस्वामी श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज के आदेशानुसार और मंदिर के गोस्वामी श्री 108 कांकरौली युवराज डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज के निर्देशानुसार काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि मथुरा जनपद में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और चूँकि द्वारकाधीश मंदिर जो शहर से लगा हुआ है और इसमें जो दर्शनार्थी आते हैं हम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन संक्रमित है और कौन संक्रमित नहीं है। इसलिए मंदिर के गोस्वामी जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस संक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस संक्रमण के प्रति जागरूक रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे और खुद सुरक्षित रहे। तो उस लिहाज से 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन क्योंकि संप्रदाय में ऐसी व्यवस्था है कि ठाकुर जी की सेवा अंदर ही अंदर चलती रहेगी। ठाकुर जी के जो नियम के भोगराग हैं वह सब अंदर ही अंदर होंगे, लेकिन भक्तों को अब 25 तारीख तक दर्शन नहीं होंगे। आगामी जो भी व्यवस्था है उस पर विचार विमर्श कर सभी माध्यमों से सूचित किया जाएगा। रविवार को व्रज की आराध्य और 16 कलावतारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की पटरानी मां यमुना का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार और लॉकडाउन के चलते इस महोत्सव को वैदिक रीति से संपन्न किया गया। मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर स्थित मां यमुना के प्राचीन मंदिर में सेवायत परिवारों की मौजूदगी में शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के नियमों के अनुरूप मां यमुना के प्राकट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रातःकाल मंगला आरती के पश्चात मां यमुना के श्री विग्रह का पंचामृत स्नान करवाया गया। वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारण के मध्य सेवायतों के द्वारा दूध, दही, शहद, घी से मां यमुना का पंचामृत अभिषेक किया गया। इस महोत्सव के आयोजन के संबंध में मंदिर सेवायत गोपाला चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया, इस धार्मिक व्यवस्था का ये रहा आज सुबह जल्दी से जल्दी आरती करवाई गई, मंगला आरती, जिससे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, अव्यवस्था ना फैले कोरोना के चलते हुए, और जल्दी ही अभिषेक करवाया गया है। आज श्री यमुना जी का अभिषेक बहुत ही जल्दी, वैसे तो 12 बजे होता है दोपहर में, पर आज सुबह 6 बजे संपन्न कराया गया। सभी पुजारी परिवार रहे और सब आनंद से यमुना जी का अभिषेक संपन्न हुआ। कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन किया गया? जी, कोरोना की गाइडलाइन का ही पालन किया गया है, इसीलिए इसको जल्दी मनाया गया है और सभी मास्क, सैनिटाइजर, वो सभी व्यवस्था रही थी।
खबर हरिद्वार जनपद के लक्सर विकासखंड खानपुर के शेरपुर वेला की है, जहां शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करते हुए सभी आरोपी कैमरे में कैद हो गए। पूरा मामला खानपुर के शेरपुर वेला का है। गांव के ही रहने वाले मुकेश पुत्र दल सिंह ने कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिली भगत कर गांव में अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। आपको बता दें कि जिसकी जांच वीडियो और लेखपाल की मौजूदगी में की जा रही थी। जांच के दौरान जब प्रधान पक्षपात पर लगाए गए आरोप सही होते दिखाई दिए तो बौखलाए प्रधान ने पक्ष के कुछ उपद्रवियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद प्रधान पति ने उपद्रवियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट को देखकर गांव में मौजूद कुछ व्यक्तियों ने इसका विरोध किया तथा शिकायतकर्ता मुकेश को उपद्रवियों के चंगुल से छुड़ाया गया। वहीं मारपीट की पूरी घटना मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसकी शिकायत मुकेश ने खानपुर थाने में दी। शिकायत मिलते ही खानपुर पुलिस ने 5 लोगों को और एक अज्ञात व्यक्ति के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लक्सर से रजनी सैनी की रिपोर्ट। इस कुमार है ग्राम माड़ा बेल्ला साहब में और विकास खंड हमारा पड़ता है खानपुर। और हमने एक ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्राम जो मकान आ रहे थे उसमें हमने एक एप्लीकेशन डाली थी सीएम हेल्पलाइन। उसमें हमने जांच कराई थी कि अपात्र लोगों को उसमें लाभ नहीं दिया जा रहा था, अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा था। और उसकी जांच आई थी, सीडीओ स्तर से जांच आई थी। उसमें मीटिंग भी हुई थी। इसमें ये बोला गया था कि अगर आपको वहाँ से खड़ा होकर के जांच करानी पड़ेगी, आप जो अपात्र लोग हैं उनको हटाया जाएगा, आप साथ में होंगे मौजूद। मैं वहाँ पर गया मौजूदगी में और मेरे साथ में एक वीडियो थे, सीडीओ ऑफिस से थे और एक विकास अधिकारी थे सत्यवीर जी और हल्का लेखपाल जी थे। उनके जांच हो रही थी और हम जैसे कि जांच में गए, अपात्र लोगों के यहाँ गए तो उन्होंने हमारे साथ में एकदम जैसे कि हमने देखा कि इसके पास मकान है और मकान देखते ही तो मैं बोलने लगी कि ये भाई अपात्र है तो ये हटेगा। तो उन्होंने एकदम से तुरंत जितने भी अधिकारी लोग थे और हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज दी और कहा कि साले अगर यहाँ रुकेंगे तो तुम जान से मारेंगे और अगर कहीं भी अगर दोबारा से भी जांच करने के लिए आया यहाँ बिल्कुल तुझे जान से ही ख़त्म कर देंगे। उसमें सर एक तो प्रधानपति था और उसके भाई थे बबलू सुनो भगवान और भी 4 व्यक्ति थे। उसमें मुकदमा दर्ज हो जो उसमें नाम है उनके। और एक इसमें विकास अधिकारी की भी चाल लग रही है। हमें विकास जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से ही सब कुछ हो रहा है। मारपीट का मामला जो उन्हीं के उसमें, क्योंकि इन्होंने अपात्र लोग ले रखे थे, पात्र कोई नहीं ले रखा था। ये जो मारपीट है हमारे साथ में मारपीट हुई, इसकी तहरीर मैंने थाने में दे दी थी और उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इसमें जो मेन जो मारपीट कराने वाले हैं, एक तो ग्राम विकास अधिकारी है सत्यवीर और एक ग्राम प्रधानपति सुखदेव सिंह और भी उसके भाई हुई हैं आस पड़ोस के और लेडीज भी थी वहाँ पर। उन्होंने हत्तापाई पूरी जोर से मारपीट की, जान से मारने की पूरी। बिना पुलिस के सख्ती के भी धनौरी में लोगों ने स्वयं ही कोविड कर्फ्यू का पालन किया। हालांकि कुछ लोग सड़कों पर घूमते नजर आए, लेकिन वह भी जरूरी काम से। वहीं बाजारों में फलों की कुछ ठेलियां लगी दिखी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उत्तराखंड में प्रत्येक रविवार को कोविड कर्फ्यू शासन द्वारा लगाया गया है। कोविड कर्फ्यू के पहले दिन धनौरी में इसका प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला। लोग सुबह से ही अपने जरूरी काम निपटाने के बाद घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं बाजारों में भी दुकानें बंद रहीं। यह सब उस स्थिति में हुआ जब सड़कों पर सख्ती बरतने के लिए पुलिस की तैनाती के बराबर थी। लॉकडाउन के दौरान जिन चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहता था और लॉकडाउन का उल्लंघन न करने वालों से सख्ती से निपटना था, उन चौराहे पर पुलिस तो तैनात नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी कर्फ्यू का उल्लंघन करते नजर नहीं आए। अब इसे कोरोना का डर कहें या जागरूकता, लेकिन जो भी है वह सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक के किराए पर खड़ा हूँ और जैसा कि आज रविवार को शासन द्वारा पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया गया था, सभी
आदेशों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। तो ये जो है ना, यहाँ पर देखो, ये पुलिस पिकेट पर कोई भी पुलिसकर्मी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर सख्त आदेश हुए हैं कि भाई लॉकडाउन का पूर्ण पालन करा जाए। इसके चलते सभी उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों को विस्थापित कर हरिद्वार के सुमन नगर में बसाया गया था, जिसमें सरकार टिहरी से विस्थापित होकर हरिद्वार में बसाए गए लोगों के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन यहां सुमन नगर क्षेत्र की धरातल पर सरकार के दावों की पोल बड़े पैमाने पर खुलती है। जब सुमन नगर मूलभूत सुविधाओं, पानी का, सड़क, बिजली की बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक और प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधि तक कोई भी इस क्षेत्र की सुध लेने वाला नहीं है। वहीं क्षेत्र की बदहाली और सरकार द्वारा सुमन नगर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने की जानकारी देते हुए टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति के अध्यक्ष MM जोशी ने बताया कि हमारे द्वारा सरकार, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय प्रतिनिधि को पत्राचार के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन सुमन नगर क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के लिए आश्वासन तो मिला, लेकिन विकास कार्य के नाम पर सरकार का कोई नुमाइंदा सुमन नगर नहीं पहुंचा। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी समिति की तरफ से और आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने कम से कम टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति विस्थापितों के बारे में जानकारी का प्रयास किया। इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये टिहरी विस्थापित कॉलोनी टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के से विस्थापित हुए परिवारों का गांव है। यहाँ पे टिहरी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसाए गए थे। इस क्षेत्र को THDC ने डेवलप किया था। जिस समय यहाँ पे ये बसाया गया उस समय पूर्ण सुविधाएं थी, सड़कें थी, रोड थी, बिजली थी, पानी था। एक आदर्श ग्राम के रूप में उन्होंने इसको विकसित किया था, उन्होंने बसाया था। लेकिन बसने के बाद आज तक न तो प्रशासन ने और न शासन ने इस गांव की सुध नहीं ली है। न कोई देखने, न कोई मेंटेनेंस करने आता है, न कोई बात, किसी प्रकार की कोई नहीं। इस बारे में हमारी समिति के माध्यम से कई बार लिखित रूप से उच्च अधिकारी को, शासन और प्रशासन को, दोनों को लिख के दिया जा चुका है। इवन यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के सांसद महोदय हैं, मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, जिलाधिकारी महोदय को दिया, स्थानीय विधायक जी को लिख करके दिया गया कि हमारी समस्या के बारे में। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने यहाँ पे सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा। सर, यहाँ पर मूलभूत सुविधा तो सड़क है और पानी की है। पानी के बारे में 2014 में रुड़की जलखंड के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा ये प्रमाणित किया जा चुका है कि यहाँ का पानी दूषित है, जो पीने योग्य नहीं है, जिसका बारे में लिखित रूप में दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई पेयजल की सुविधा नहीं। सिंचाई का सिर्फ 2 ट्यूब यहाँ पर चल रहे हैं, जो आमतौर पर खराब ही रहते हैं। स्थानीय कृषकों के द्वारा जब कई बार कंप्लेंट करने के बाद तब स्थानीय जो प्रशासन है, जो सिंचाई विभाग है, वो उसको ठीक कराता है। लेकिन ये स्थायी रूप का समाधान नहीं है। इसके अपलिफ्ट करने के बारे में एक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो सैंक्शन भी हुआ, लेकिन वो अगली सरकार के द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक से बार उन्होंने कहा था कि गंगा नहर से पानी को अपलिफ्ट करके किसानों, इस पानी की कृषि की वजह से अधिकांश परिवारों ने यहाँ से ज़मीनें बेच करके यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कुछ परिवार बचे हैं। दूसरी रूप जो मुख्य बात है, यहाँ पे गरीब और निम्न जाति के लोग परिवार हैं, जिनका अब भरण पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, बिजली की समस्या नहीं, रोड की समस्या, पीने के पानी की समस्या।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू व साप्ताहिक कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया, जिसके चलते उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि रात्रि व साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान केवल कामगारों के आने जाने और मालवाहक वाहनों तथा इमरजेंसी सर्विस जैसे मेडिकल आदि के लिए छूट दी गई है। शादी और अन्य उत्सवों में भाग लेने के लिए 200 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करने के अलावा आने जाने वाले वाहनों पर 50% यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी गई है। किसी भी उत्सव, शादी वगैरह की पूर्व परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। इसमें कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करना अनिवार्य होगा, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सामान्य दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। लॉकडाउन के चलते आमतौर से देखने में आया कि जरूरी सामान की दुकानें जैसे फल, सब्जी, मेडिकल आदि को छोड़कर सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे, वहीं बिना कागजों के द्वारा चलाए जा रहे 4 वाहनों को सीज किया गया। रात्रि में 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। साप्ताहिक कर्फ्यू शनिवार और रात्रि से रविवार दिन रात रहकर सोमवार की सुबह 5 बजे खुलेगा। और नाइट कर्फ्यू का टाइम जो है 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा अन्य दिवसों में। सर किन किन चीज़ों को छूट रहेगी सर इस कर्फ्यू में? शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि जो औद्योगिक कर्मगार हैं उनके आने जाने पर, और मालवाहक जो वाहन हैं उनके लिए, और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, और डिलीवरीज जो होती हैं उनके लिए उनका छूट है। अन्य जो बातें उसमें उल्लिखित हैं शासनादेश में वो पालन किया जाएगा। सर अन्य कोई जैसे शादी या कोई छोटी इस तरह के सर प्रोग्राम है उनके लिए क्या छूट रहेगी? शासनादेश में उल्लेख है कि शादी समारोह और जो भी कार्यक्रम करना है 200 तक की लिमिट रहेगी, और उसके अलावा तो जो है उसमें जो कोविड के गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सैनिटाइज करना, ये सब जो है वो होगा और उसके लिए अनुमति दी जाएगी। सर ये मेडिकल स्टोर वगैरह सब खुलेंगे? हाँ, मेडिकल जो स्टोर होते हैं वो इमरजेंसी उसमें आते हैं और वो खुलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।